ठीक है। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे, तो मैं माधव निदान का कास निदान यह मैं शुरू करता हूं। बाकी लोग म्यूट रखिएगा क्योंकि ना घर की आवाज आ रही है। मैं पहले म्यूट कर देता हूं, फिर अनम्यूट का मैं दबा देता हूं बटन। जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिएगा जी। तो आप लोग के स्क्रीन पे ये दिख रहा है कास की संख्या, मतलब खांसी जो रहता है वो आयुर्वेद ने 5 टाइप का माना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना। एक एक टाइप जो है उस बहुत सारी बातें हमें समझाता है। जो इन्होंने लिखा है आप्तवचन है सब कुछ। इन्होंने लिखा है 3 नंबर का श्लोक में, पंच कासाः स्मृता वात पित्त श्लेष्म शतशयैः। इसका मतलब यह है कि 5 तरह के कास बताए हैं, जो वातज टाइप का रहता है, पित्तज टाइप का रहता है, कफज टाइप का रहता है, शतज रहता है। शतज मतलब जो चोट लगने की वजह से होता है। और 5वां टाइप है क्षयज, जो क्षय होने से, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, या शुक्र मज्जा मतलब प्रतिलोम क्षय से या अनुलोम क्षय से जो क्षय की वजह से होता है, तो वह उस तरह से जो कास हो जाती है, खांसी आती है, वह क्षयज रहती है। तो ये क्रम से उत्तरोत्तर बलवान होती है। बात से देखेंगे तो पित्त वाली बलवान है, पित्त से कफ वाली ज्यादा बलवान है, कफ से शतज वाली ज्यादा बलवान है, शतज से क्षयज वाली ज्यादा बलवान है। तो सबसे बलवान कौन सा है कास? तो क्षयज टाइप का सबसे बलवान है। और सबसे कम वाला पावर का कौन सा है? तो वातज है, कंपैरेटिव अगर स्टडी किया तो और क्योंकि क्या है ना कि हमें ना ये ऐसे समझ आना ही चाहिए, जो ग्रंथकार लिखते हैं वो एकदम सच है। जो भी चीज लिखा है ये पूरा तपस्या के बल से लिखा है और बहुत सारे पेशेंट देख के अनुभव से लिखा है। वातज की ऐसे लिखा है कि वातज की अपेक्षा पित्तज, पित्तज की अपेक्षा कफज, कफज की अपेक्षा शतज और शतज की अपेक्षा क्षयज बलवान रहता है। खांसी कैसा भी दोष विकार से हो, उसकी अगर दवा नहीं की जाती है तो क्षय रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। सारा काज जो रहता है वो सब क्षयज में जाने की संभावना रहती है। इसी को टीकाकार बोलते हैं कि संख्याम आह पंचत इत्यादि। 5 तरह का संख्या है, इसको पंचत इत्यादि से बताया है। पंचकासा इति संख्या निर्देशादेव संख्यायां लब्धायां पंचग्रहणम जराकाशस्य दोषजन्त्यो अंतर्भूतस्याधिकत्वं निरासारार्थं पंचानमपि वा क्षय कारणत्व प्रतिपादनार्थम इति क्षय धातु क्षय। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पहले तो कास की संख्या बता दी,
वातज, पित्तज, श्लेष्माज, शतज और शहज। इस तरह से कास 5 प्रकार का हो जाता है। इनका नाम निर्देश था पंचात्मका सिद्ध होने पर पुनः पंचकासः, ऐसा बताया है। पुनः पहले तो उन्होंने कास का मतलब बताया, निरुक्ति बताया, फिर बाद में तीसरा नंबर का श्लोक में पंचकासः ऐसा बताया है। जरा कास जो रहता है उसका प्रत्येक निर्देश नहीं किया है। जो बुढ़ापे में जो खांसी आती है उसका अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, वो पंचात्मक कास में अंतर्भूत हो जाता है। और जब क्षय का कारण प्रतिपादित करते हैं तो वह भी ये 5 में क्षयज का आ जाता है। और यहाँ पे धातु क्षय का बोध होता है। मतलब कितना बढ़िया इन्होंने बताया कि धातुओं का क्षय होने से खांसी आती है। जब खांसी आती है तो बॉडी ना प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन उससे म्यूकस ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कफ ज्यादा बनता है, और उसकी वजह से वो अटकता है प्राणवाहिनियों में और श्वास नलिकाओं में, और उसके वजह से खांसी आती है। जहां पर भी क्षय होता है या क्षतज भी होता है, तो जहां इंजुरी हो गया है, चौथा नंबर का शतज, वहां पर भी बॉडी ना बहुत सारा म्यूकस निकलती है, श्लेष्मा निकालती है, कि वह इंजुरी को रोक सके, और ज्यादा छिल ना जाए, कट ना जाए, तो मतलब और ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए। इसीलिए फिर वो इतना ज्यादा कफ बनता है कि वो श्वास नलिकाओं में जाके अटक जाता है और उसकी वजह से खांसी आती है। तो इसको जानना बहुत जरूरी रहता है। अभी मैं अनम्यूट कर देता हूँ सब लोगों को, आप लोग भी बताइए। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आपने शतज और शयज वाले कास्ट के पेशेंट देखे हैं तो बताइए। प्रणाम सर, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ सर। ठीक है। और किसी ने ऐसे शतज और शयज, वातज, पित्तज ऐसे डायग्नोस किया है क्या? डॉक्टर गंगवार सर, आपके पास खांसी के पेशेंट आते हैं तो आपने ऐसे डायग्नोस किया है, वातज, पित्तज, कफज, शतज, शयज? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, हाँ मैंने मोस्टली सारे केस देखे हैं। और वातज का तो एक गुरुद्वारा में ग्रंथी थे, उनका बोलने का जो ग्रंथी है, जो सुबह सुबह गुरुद्वारा साहब में पाठ करते हैं, तो और वो बुजुर्ग भी थे, काफी लंबे टाइम से उनको ये था खांसी सा, कम से कम भी उसको 3-4 साल से खांसी था, और वो ठीक नहीं हो रहा था। मेरे पास आया, मैंने फिर उसका ये तो जब तक मैं आयुष दर्पण मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, पर कास्ट के बारे में पढ़ा था भाई, ये कास्ट है, ये इतना सारा टाइप्स है, तो मैंने उसका भाई ये वातज कास्ट का ही निदान किया था सर। और उनको वात वात की ही चिकित्सा दी थी। उनका बोलने का, उनका आहार भी रुक्ष रहता था, और काफी लंबे टाइम तक बोलने से ना उनको गले में पूरा ड्राई ड्राई सा रहता था। तो मैंने उनको वातज कास का चिकित्सा दिया, और विद इन 15 डे एक बार मैंने मेडिसिन दिया, 10 डेज के बाद जो आया ना वो उसको 90% रिलीफ था, और उसने 1 मंथ का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसको कफ नहीं आया। और जो एक्सतज वाले है सर, ये तो होते ही है, जैसे ट्रोमेटिक काफ हो जाते, कास हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी को इंजरी हो गया सर, और वो सीधा लंग के साथ, लंग के अंदर इंजरी चला गया, तो उसमें भी ये कफ मिलता है, अक्सतज वाला। और पीतज वाले भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिनको सर हाइपर एसिडिटी रहती है, और वो रात को सोते हैं, एसिड ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वो नीचे ट्रेकिया के अंदर जाता है, तो उसको बाहर निकालने की कोई वो इरिटेशन करता है वहां पे। ये पीतज वाले भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और उनमें सिर्फ इसकी पित्त की ही चिकित्सा देते हैं हम, और उसमें ही पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। हमने कोई अलग से कोई जैसे अवले वगैरह, सिंपल पित्त की चिकित्सा करे तो उसमें उसको काफी अच्छा रिलीफ होता है। और बुजुर्गों में सर जैसे धातुओं का अक्षय होता जाता है, उसमें हम जैसे रसायन चिकित्सा पे अगर ज्यादा फोकस करें, तो बुजुर्गों को भी जैसे च्यवनप्राश, जो लोग बुजुर्ग हम अक्सर देखने में आते हैं, जो बुजुर्ग लोग च्यवनप्राश ज्यादा खाते रहे और रसायन चिकित्सा ज्यादा लेते हैं, उन बुजुर्गों को कफ वाला ये जो है ना, अक्षयज वाला जो ये वाला कम देखने को मिलता है, मतलब वो काफी इम्प्रूव रहता है उन लोगों में। जी, आपने जी बहुत सर। अच्छा बताया। और ये जो सर पहले कहते थे ना, जैसे कुश्ती करता है, या जैसे अक्सर वाले में सर ऐसे भी आता था, इसके साथ कुश्ती ना करियो, ये तोड़ देगा। तोड़ देगा मतलब वो कहीं पे आघात कर देगा चेस्ट में, कहते हैं ना इसकी तो छाती टूट गई है। मतलब हमारे यहाँ पे एक लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है, भी इस पहलवान के साथ इसने कुश्ती कर ली, इसकी छाती टूट गया। वो साउंड आती है क्रैकिंग टाइप की,
और ऐसे लोगों को भी सर वो निरंतर वो वीक होते जाते हैं, और यही खांसी के साथ उपद्रव होने से उनका फिर धीरे धीरे धातुओं का क्षय होता जाता जी है। ऐसा सुनने में आता भी है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपने देखा है ये 5 तरह के कास्ट से डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया है क्या? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर वातज पित्तज कफज में तो सर ये डिफरेंशिएशन देखा ही है सर। वातज कास और कफज कास में तो काफी अच्छे से हम लोगों को मिलता ही है ये दोनों लक्षण। जी जो वातज कास है सर उसमें ड्राई कफ होता है उसमें, और उसको जो कफज कास है उसमें जो कफ का प्रिडोमिनेंट होता है। दोनों के ट्रीटमेंट भी सर डिफरेंट होते हैं। तो ये दोनों तरह के कास तो सर काफी देखे हैं। जी, शतज और क्षयज देखे हैं आपने? सर जहाँ पर सर शतज और क्षयज में जो हम कहें कि अगर राजयक्ष्मा में जो कास होता है सर वो वो क्षयज कास, क्षयज होगा। क्षयज कास में आएगा। तो सर इस तरह के पेशेंट भी देखेंगे। और शतज जहाँ पर चोट लगती है, इंजरी हो जाता है, और उसकी वजह से सर इस टाइप के तो शायद नहीं देखे, लेकिन ये आपने जो बताया तीन इन तरह के तो देखेंगे सर। वातज और कफज और सर राजयक्ष्मा में क्षयज के कास। जी। अभी आप देखिएगा ऐसे, फिर हाँ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करिएगा। यस सर। जी, हम माधव निदान एक ही बार नहीं पढ़ रहे, हम बार बार पढ़ने वाले हैं। ये खत्म होने के बाद फिर से शुरू कर देंगे हम। हाँ सर, इसके बाद डायग्नोसिस का अपना तरीका बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जी Yes, sir. हाँ एक्सरसाइज का मैंने सर ना एक बार हमारे यहाँ पे ना, मैं आईसी में था, एक पेशेंट था, उसको ना वो लगी थी, किसी ने गोली मार दी थी, और उसको लंग पे लगी थी सर वो। उसमें ये कफ के साथ ही सर उसको प्रेजेंटेशन के साथ आया था, जी उसको यही हो रहा था। और अक्सर के तो बहुत सारे एग्जांपल, जिनको सीओपीडी रहता है ना, लंबे टाइम से कफ रहता है, एलर्जिक राइनाइटिस, जो उनका लंग्स है ना बहुत वीक हो जाता है, और जी वो जोर के कई बार खांसी करते हैं, तो उसमें भी ये न्यूमोथ्रेक्स हो जाता है, तो वो न्यूमोथ्रेक्स भी इसमें एक्सटज कास में ही हम काउंट करेंगे। जी और जैसे मैंने ट्रोमा तो बोला ही है, जैसे कई कई बार गिरने से भी लग जाता है, कई बार जो हार्ड वर्क, जो लोग बीड़ी पीते रहते हैं लंबे टाइम तक, और स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनको भी ये सर, और वो हार्ड वर्क जो मजदूर टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनका अ, जो खान पान बहुत कम होता है, धातुओं का तो पहले ही अक्षय होता है उनका, और ज्यादा मेहनत से काम कर दिया, एकदम कोई चीज एकदम उठा दी जोर लगा के, उसमें भी सर अक्सर वाले बहुत सारे, काफी सारे पेशेंट देखने को मिल जाते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन यही होता है, कफ के साथ प्रेजेंटेशन होता है, ना तो उनको फीवर आता और ना उनको कुछ, बस वो खांसी 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 करके धीरे धीरे करके। और वो पेन, प्लूरेटिक चेस्ट पेन भी होता है ना सर, जो प्लूरे में पेन होता है, वो भी इसमें अगर हम मॉडर्न ऑफ व्यू से काउंट करें तो प्लूरेटिक चेस्ट पेन और न्यूमोनाइटिस, ये भी एक्सटेज में ही आ जाते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। सर पित्तज कास के अंदर सर जब जिनको अम्ल पित्त होता है उसके बाद में जब वो बिगड़ता है, और उसके बाद जो कास होता है उसको हम पित्तज कास के अंदर ले सकते हैं। अगर अम्ल पित्त की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं, उसमें ऐसे सिम्टम रहती है कि जलन होती रहती है छाती में, ज्वर होता है, मुंह सूख है। अम्ल पित्त टेम्पररी और फिर खांसी आ रही है तो उसको नहीं बोलेंगे पित्त का। हाँ, वो शुरुआत हो सकता है, लेकिन बाद में मैनिफेस्टेशन पूरे पित्त के सिम्टम आने चाहिए। ओके सर। और कल ना मैंने ऐसे मैसेज किया ग्रुप में कि मैं जा रहा हूँ, अनुरिता मैम मुझे लेने आ रही है। पवन सर का तुरंत फोन आया उसको। वो मतलब कितना ऐसे मेरा वो केयर करते हैं। पवन जी ने उनको फोन किया कि मैम आप नॉनवेज मत खिलाइएगा पाठक सर को, आप खीर खिलाइएगा। तो उन्होंने बोले कि देखिए सर, आपके लिए पवन जी कितना चिंता कर रहे हैं। असली में मैं उनके घर थोड़ी ना जा रहा था, वो एक प्रोग्राम था। यहाँ पे जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर है, बीएमएस डॉक्टर है, हम सबका ना एक एसोसिएशन है। तो वो साल में एक बार मीटिंग होता है जो सबको अटेंड करना पड़ता है कंपलसरी। तो वडगांव श्री खराडी डॉक्टर एसोसिएशन का है वो, तो हर साल होता है। तो उसमें अनुरिता मैम बोली कि मैं जा रही हूँ, मैं आपको भी ले चलती हूँ और ड्रॉप भी कर दूंगी। तो वो वहां गए थे हम लोग। सर मैंने इसलिए बोला था
वो इतना देखो वो बोले कि देखिए आपके लिए पवन जी इतना चिंता कर रहे कि मैं आपको नॉनवेज खिलाऊंगी क्या। मैंने कहा था मैं गुरुजी को ना खीर और हलवा, पता क्या बात है सर, दो हाँ टाइप के ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण होता है जन्म से, एक हाँ ब्राह्मण होता है कर्म से। अगर हाँ ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया तो वो ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं करता, तो मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता। और हम जो आयुर्वेद जो किसी भी कुल में जन्म लिया और वो ब्राह्मणों जैसे कर्म करता, तो वो मुझे वो ब्राह्मण लगता है, चाहे कोई भी किसी भी कुल में हो। और हम हाँ। आयुर्वेद के सारे लोग हैं, वो तो है ही ब्राह्मण जैसे। हम्म। वो मुझे अनुरिता मैम कुछ ऐसे खिलाएंगी नहीं। अक्षय तृतीया को आई तो वो पैर छुई, वो उल्टा खुद ही मेरे से इतना वो कर दिया कि मेरे को कभी अशुद्ध नहीं होने देती। और वहां पर मैं गया ना तो मैं कभी प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ। तो वहां मिठाई था और जो जो चीज में मतलब लहसुन प्याज नहीं था वो मैंने ले लिया। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने वो कर लिया। मैं खुद ही अपने नियम से इतना कड़क हूँ कि मुझे कोई क्या भ्रष्ट करेगा। और अमृता मैम मुझे कभी ऐसे चीजें नहीं देती है कि मुझे ऐसे कभी रहे कि उन्होंने कुछ खिला दिया। कभी नहीं खिलाती है वो इतनी अच्छी है, आपको मालूम नहीं है अमृता मैम इतनी अच्छी है। ठीक है, हम ना चौथा नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। ये क्योंकि ये टाइप तो अभी पढ़ा है, आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर का श्लोक देखिए। इसमें कास के पूर्व रूप, जब खांसी आने वाली है तो पूर्व रूपावस्था में ही हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खांसी आने के सिम्टम है। और ये अगर हमने डायग्नोस कर लिया तो आगे हम उसी टाइम पे दवाई दे देंगे, तो आगे फिर वो खांसी होगा ही नहीं। तो श्लोक नंबर फोर्थ देखिए। पूर्व रूपम भवेत् तेषां शुक पूर्णागलास्यता कंठे कंडुष्य भोज्या नाम अवरोधश्च जायते। मतलब इसमें ऐसे बता रहे हैं कि मुख और गले में कांटे के समान कुछ ना कुछ तो चुभता है, जैसे गले में कुछ तो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहां पे, तो कुछ ना कुछ ऐसे चुभ रहा है, ऐसा फील होता है। जैसे कि धान या जौ किसके सब कोई वस्तु चुभती हुई प्रतीत होती है, गले में खराश होती है, खाने पीने की बिल्कुल रुचि नहीं होती है। और कंठे कंडुश्च, मतलब कंठ में कंडू होता है, खुजली बहुत ज्यादा होता है। भोज्या नाम अवरोधश्च जायते, मतलब भोजन में बिल्कुल अरुचि नहीं रहती है, खाते समय भोजन गले में रुकता जाता है, गला इतना दोषपूर्ण हो जाता है कि खाया पिया अटकता ही रहता है, मतलब डिग्लूटेशन जो रहता है, swallowing में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। भोजन का ग्रास जब मुख से आहार नलिका में जाता है तो उसका दबाव श्वास प्रणाली पर पड़ने से भी खांसी हो जाती है। इसलिए लिखा है कि भोज्य वस्तुओं का अवरोध हो जाता है। भोज्या नाम अवरोधश्च पूर्व रूपमा पूर्व इत्यादि भोज्या नाम अवरोध इत्य रुचि अव्यवहारात सामर्थ्यम वा असामर्थ्यम वा। मतलब खाना खाने में ना इतना ज्यादा तकलीफ होने लगती है, भोज्य पदार्थों में अरुचि होती है, उसको खाने में शक्ति नहीं होती है, खांसी का वेग के कारण कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तथा दोषावस्था में खाने में इच्छा भी नहीं होती है, ऐसा फीलिंग होता है। तो आप लोगों ने ऐसे डायग्नोज किया है या खुद में ऐसा फील किया है क्या कि अब खांसी आने वाली है तो गले में कुछ ना कुछ तो चुभ रहा है। और जो बोला ना शुक पूर्णा गलास्य था, मतलब जौ जौ अटक रहा है या धान कुछ अटक रहा है, ऐसा फील होता है। डॉक्टर मोनिका मैम आपको ऐसे फील हुआ है क्या खांसी आने के बिल्कुल पहले। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब शुरुआत होती है ना सर, टास्क का शुरुआत होती है तो आने से पहले, मतलब जब बिल्कुल उसका स्पष्ट लक्षण आता है उसके पहले से ऐसे शूकवत प्रतीति शुरू हो जाती है सर गर्दन के अंदर, गले के अंदर, तो समझ में आता है कि अभी ये कुछ गले में गड़बड़ है, खांसी आने वाली है, ऐसा जी बिल्कुल होता है सर। सर ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो वायरल इन्फेक्शन फैलता है सर, उसको हम उसकी शुरुआत में ऐसे ही होता है कि गले में पर इरिटेशन होता है, उसके बाद फिर अगले दिन जाके लक्षण पूरे जो हैं वो प्रकट होते हैं। सर हम ये वायरल इन्फेक्शन को कौन से वाले कास्ट के अंदर रख कफज सकते में, हैं? कफज में। कफज में ही रखेंगे ना सर? हाँ, कफज क्योंकि में। वायरल इन्फेक्शन देखना इसी मौसम में ज्यादा होता है, जो सर्दी का कफ जमा होता है ना, और वो हाँ, धूप बसंत लगती ऋतु है में बॉडी जब पे, कफ निकल तो के वो बाहर पिघल आते के हैं। बाहर निकलता है, तो वो कफज में आए। हम्म। और इसमें जो बोला है ना भोजन अवरोधश्च, भोजन में अरुचि भी हो जाती है और कुछ भी चीज ना हम लोग गले में इतना ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है कि खाना खाया भी नहीं जाता है, ऐसा शुरुआत हो जाती है। डॉक्टर अनुरिता मैम आप आ गई क्या। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड आपने मॉर्निंग। ऐसे पूर्व रूप, आपको कल पवन जी ने कॉल किया था ना, टेंशन में आ गए थे। अनुरिता मैम बहुत अच्छी है, मुझे कभी भी ऐसे कुछ नहीं कर खिलाएंगी। सर ये सर बहुत टिपिकल। अनुरिता मैम को
अनुरिता मैम को पूछो सर, मैंने उनको क्या बोला था आपने एग्जैक्टली। क्या बोला था एग्जैक्टली बताइए अनुरिता मैम। खीर पूरी खिला देना। हाँ। मैंने बोला था बहन मेरी गुरुजी को खीर हलवा जरूर खिला के भेजना। हाँ जी। लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, मैं किसी के घर नहीं नहीं जाता सर, हूँ। ये जी सर, ये यहाँ पे जो लक्षण बताए ये बहुत टिपिकल लक्षण है। इवन आपको जब छोटे बच्चे भी है ना, उनको जब अपर रेस्पिरेटरी होने वाला है या लोअर रेस्पिरेटरी में जाने वाले हैं, तब भी ऐसे बच्चे खुद बोलते हैं कि अटक रहा है या गले में जो भी है वो कुछ चुभने जैसा लगता है। ये एकदम शुकपूर्ण गलासता एकदम टिपिकल लक्षण है जो आयुर्वेद शाश्वत इसे बताता है। सिर्फ ये आप जो बता रहे हैं कंडू, इवन कंडू जो है ना, ये भी लक्षण बहुत स्पेसिफिक मिलता है, लेकिन उस वक्त में हम ये नहीं डायग्नोसिस करते कि ये कफज संप्राप्ति होने वाली है। हमें वातज है कि कफज है, हमें सितोपरादी चूर्ण है या गार्गलिंग है, हरिद्रा और नमक का गार्गलिंग है, ऐसे करके शुरुआत करा देते हैं। तो उसी कंडीशन में अगर हम इसी पूर्व रूप में भंग कर देते हैं तो आगे संप्राप्ति नहीं जाती है। लेकिन अगर इसको नेग्लेक्ट किया, इसके ऊपर कुछ ऐसे खा लिया कि जो गले को और तकलीफ दे, खास करके अभी ये जो सीजन चल रहा है, ऐसे सीजन में ठंडा खा लिया या तो फिर संप्राप्ति आगे जाके कन्वर्ट होती है इसमें, खास और इसमें। जी। अभी के टाइम पे गन्ने का रस भी बहुत ज्यादा बर्फ डाल के पी लिया ना। हाँ, बर्फ डाल के पी लिया, वही बर्फ डाल के। ठीक है, और किसी ने पूर्व रूपावस्था में ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, आप लोग एनालिसिस करके पूर्व रूपावस्था में क्या होता है। शुकपूर्ण गलास्यता और कंठे कंडुश्च, ऐसा सिम्टम्स देखिए तो आप लोग को और अच्छे से मजा आता है ये सब चीज समझने में। सर हार्डली ये वन डे की ही अवस्था रहती है सर। हाँ एक दिन में पहले ये होता है और दूसरे दिन लिटरली आवाज वगैरह बदल जाती है और उसके बाद में बातें खास। हाँ। और बताइए, और किसी ने कुछ देखा है? प्रभात जी आपने देखा है पेशेंट? नवजोत को सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। ये तो फ्रिक्वेंटली मिलते हैं सर, वो फेरेंजाइटिस का जो केस आते हैं हाँ सर, वो ऐसे ही सिम्टम्स में प्रेजेंट, वो ड्राई माउथ होता है, वो थ्रोट इरिटेशन रहता है, खाने का जो रुचि भी रहता है, ये सब सिम्टम रहता है। इसी बाद टाइम में पे सितोपलादी चूर्ण दे दिया ना तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं पूर्व रूपावस्था में। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर इसी प्रणाम कंडीशन को दोष के हिसाब से देखेंगे तो कैसा रहता है, क्या क्या कैसे देखा जाता है? दोष के हिसाब से पूर्व रूपावस्था में नहीं देख सकते हम लोग, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है, मुंह और गले में कुछ तो ऐसे चुभ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो दोष के हिसाब से नहीं। अरुचि देखेंगे तो पित्त के हिसाब से हो सकता है, पित्त बिगड़ा हुआ है। अगर पेन हो रहा है तो वहां पे वायु बढ़ा हुआ है, और कुछ तो ऐसे गला भरा भरा लग रहा है तो कफ बढ़ा हुआ है। लेकिन तो उसका सारे सिम्टम्स कम दिखते हैं, कम रहते हैं। तो इस स्टेज में चिकित्सा सूत्र क्या होना चाहिए? चिकित्सा सूत्र में है कि खांसी के कासज्ञ द्रव्य दे दीजिए, जैसे पिपली दे दीजिए, त्रिकटु पंचकोल दे दीजिए, तो तुरंत ही फायदा हो जाता है। जी जी। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए ना। हाँ सर, मैंने बात है जो उस समय आप बोल रहे थे सर, तो डिस्टर्बेंस होता रहा था। हाँ तो सर ये बात है खास के, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं सर, ऐसे ऐसे हुपिंग कब हो जाती है, मतलब खांसते खांसते जब तक बलगम निकल नहीं जाता है तब तक पेशेंट को आराम ही नहीं मिलता सर। जी। हाँ मतलब कमरे से बाहर निकल जाते हैं लोग, खांसते 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 तब जाके थोड़ा सा बलगम निकलेगा तो आराम मिलता है जाके। तो सर मैं तो यही देता हूँ, सिद्धोपलादी, चंद्रामृत रस, और आपका थोड़ा सा स्नेहन कर दिया उसमें सर, कोई घी दे दिया, या कंटकारी अवले या कंटकारी घृत, इस जी तरह से सर जी जो मैंने देखे हैं सर। जी। और सर ये जो होता है, जैसे किसी पेशेंट को पीला कफ आ रहा है, किसी को सफेद कफ आ रहा है, तो इसे किस श्रेणी में रखेंगे सर? दोष से ही देखें, पीला आ रहा है तो पित्त का डोमिनेंस है, सफेद जी आ सर। रहा है, गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है तो कफ वाला रहता है, और पतला रहता है सूखा खांसी में तो वायु वाला रहता है। और जैसे जिसमें सर कफ निकलता ही नहीं है बिल्कुल, बहुत थोड़ा सा निकलता है बिल्कुल। तो वातज का असर भी हम पढ़ेंगे ना, वातज का में ऐसा होता है। अच्छा, तो सर इनकी क्या कहते हैं चिकित्सा वाला अलग हो जाएगी, क्या कहते हैं जो हाँ, वातज पीला का कफ में स्नेहन करना पड़ता है। जी सर।
और पित्तज में सर पित्तज में पित्त शामक चिकित्सा करना पड़ता है, और कफ में कफ शामक। त्रिकटु वगैरह देना पड़ता है। और तो जो पीला कफ आ रहा है इसमें क्या क्या देंगे सर? पीला आ रहा है, हाँ पीला रहे तो पित्त शामक, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, तिक्त रसात्मक द्रव्य देते हैं ना, जैसे हम लोग पटोल इंद्रकूट की रसपाचक रक्तपाचक भी दे दिया तो पित्त शमन कर देगा। और फिर या सीतोपलादी चूर्ण देते हैं ना, तो वो पित्तज में तो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा सर। मछली के साथ या घी के साथ देते हैं। और सर व्हाइट कप में सर? हम ऐसे तो देते नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं। हम लोग मतलब व्हाइट कफ और पीला कफ ऐसे तो नहीं देते, हम सार्वदेहिक लक्षण देते हैं, वातज कास है, पित्तज कास है, श्लेष्मिक कास है। लेकिन हम ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर व्हाइट गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है बहुत ज्यादा तो त्रिकटु वगैरह देते हैं। और अगर ड्राई कफ आ रहा है तो हम घृत पान कराते हैं कोई भी काशक द्रव्य के साथ। जी जी थैंक यू सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर जब किसी को मतलब प्रतिशय या जुकाम होता है तब उस टाइम जो कफ आता है मतलब एक्यूट कंडीशन में, तब वो व्हाइट कलर का लगता है और जैसे जैसे वो जीर्ण होता जाता है, पक्वावस्था में जाता है, मतलब आम कफ टाइप ऐसे दिखता है, जैसे कि व्हाइट कलर का शुरू में आता है और बाद में जब वो ठीक होने वाली रहता है पेशेंट, तब फिर वो पीले कलर का आता है। तो उसमें वात पित्त का तो कुछ नहीं, वात पित्त के तो लक्षणों के हिसाब से ही सोचेंगे ना, कफ नहीं, के लेकिन कलर से आप जो बोल रही हैं वो क्रॉनिक अवस्था में जाता है तो वो गाढ़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा होता है उसका और येलो कलर कंसिस्टेंसी का। भी चेंज हो जाता है। येलो तो होता है जी लेकिन कंसिस्टेंसी भी चेंज हो रहा है ना। जी सर, तो वो सर यही पूछ रहे हैं शायद। फ्रेश कफ और पुराना कफ ऐसे वो पुराना हो जी जाता है। जी जी सर। जी आगे हम बढ़ते हैं। और शतज में और शयज में पस युक्त आता है, पस जैसा कुछ आता है बहुत ज्यादा। जी आप लोगों ने टीबी के पेशेंट का देखा होगा कि किस तरह से शयज कास्ट में इतना ज्यादा बलगम निकलता है और उसमें पोए होता है बहुत ज्यादा। जी आगे हम लोग, हाँ अनुरिता मैम कुछ बोलेंगी? सर ये जो एक्चुअली सब लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो ये मॉडर्न के हिसाब से जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब येलोइश रहता है, जब वायरल रहता है तो ग्रीनिश इसमें हो जाता है, और जब रिकवर होने वाला रहता है तब व्हाइटिश में होता है। लेकिन हम आयुर्वेद के हिसाब से जब संप्राप्ति लगाते हैं तो उस हिसाब से दोषों के सम्मिश्र होने से जो भी ये अवस्थाएं चेंज होती है। अगर आपने इसको वही रोक दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, इवन कवल गंडूश और इसका बहुत अच्छा रोल है इसमें, आप इतना इजीली अपर रेस्पिरेटरी में, क्योंकि कोविड में ना बहुत स्टडी हुआ था मेरा इस पे, और इतना जल्दी संप्राप्ति कैसे कन्वर्ट हो जाती थी, तो इस वजह से डोंट मिक्स इट अप। इवन इफ इट इज येलो, इवन इफ इट इज ग्रीनिश, आपका जो भी वायरल और बैक्टीरियल कंडीशन है, तो बैक्टीरियल में इन्फेक्शन आप इंस्टेंटली जो एंटीबायोटिक वगैरह देके बंद करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए पेशेंट बाद में जो भी वो शुष्कास में कन्वर्ट होता है। और अगर वायरल भी रहा तो भी आप कितनी भी दवाइयां दे तो भी स्टैन कफ और व्हाइटिश जो भी है वो निकलता है। आप आयुर्वेद के हिसाब से दीपन पाचन बहुत जरूरी होता है। दीपन पाचन जैसे अभी सर ने बताया, रस पाचक और रक्त पाचक, विश्वास कीजिए बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। इवन मैंने रस पाचक और रक्त पाचक को शहद के साथ में चाटन करके छोटे बच्चों को दिया है, और आपको इंस्टेंट वहां पे 2 या 3 दिन के अंदर जो भी है वो मतलब बाकी की इन्फेक्शन में नहीं जाता है, बुखार नहीं होता है, ज्वर की संप्राप्ति नहीं आती है, और पेशेंट और लीन अवस्था में नहीं जाता है। तो आप जो भी है वो अपनी जो वातज चिकित्सा है, अगर आपको लगता है कि नहीं और स्त्यांता बढ़ गई है, तो उसमें आपने त्रिकटु और ऐड कर दिया, और तालीसादी, और जैसे सर ने अभी बताया कि सीतोपलादी, जब भी पेशेंट का ये रहता है ना कि उसको खाना भी नहीं जाता है और रुचि वगैरह भी है, तब आप दीपन पाचन के साथ में ऐड कर देते हैं और फिर कास के ऊपर चिकित्सा करते हो, तो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वो संप्राप्ति वातिक, पैतिक या फिर सम्मिश्र सान्निपातिक ऐसे कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो वैसे हमारी ट्रीटमेंट भी चेंज होती है। खास करके छोटे बच्चों में देखिएगा, उनके काल और अवस्था भी कफज रहती है, और वैसे ही दूध और अतिपान, आपको वहां पे दुग्ध आहार जो भी वो बंद करना ही पड़ता है, या फिर हल्दी मिश्रित कुछ चीज देनी पड़ती है। फिर तो ये हमारी लाइन ऑफ सोच और ट्रीटमेंट हमेशा ऐसी होनी चाहिए। ओके सिक्रीशंस के कलर। हाँ जी बोलिए ना। जैसे हम ना इसमें मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्पुटम को कोरिलेट करें तो उसमें जो स्पुटम रहता है ना, जैसे उसमें कफज
व्याधि में ज्यादा वो रहता है, जो स्पुटम में ज्यादा कलर चेंजेस में आता है। कफज व्याधि ज्यादातर अगर हम नॉर्मल एक्सरे निकाले किसी पेशेंट का, तो हम अगर कफज व्याधि अगर हम उसमें लीजन वगैरह देखते हैं तो मोस्टली हमें कफज वाले ही लक्षण ज्यादा मिलते हैं। जैसे इसमें अक्सेज वाले में आ गया, ये बाद में अक्सेज में चेंज हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। और जो ग्रीनिश कलर जो रहता है ना, वो मोस्टली फंगस में रहता है। एक्सरे में अगर आपने कहा, हाँ, ग्रीनिश कलर है ना, वो मोस्टली फंगस में रहता है। एस्परजिलोमा एक फंगस होता है, जैसे हम एक्सरे निकालेंगे तो उसमें आपको एक्सरे में दिखेगा राउंड राउंड बॉल। कभी भी ट्यूबरकुलोसिस का एक्सरे मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस अपर और लोअर जोन में लीजन मिलेगा आपको। अगर आपको न्यूमोनाइटिस का होगा तो वो मोस्टली इन बिटवीन मिलेगा, और फंगस का भी इन बिटवीन ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इतना फंगस का रहता है ना क्रोनिक कफ में, फिर वो मॉडर्न में अगर हम कफ ये फंगस वाली चिकित्सा करें, और इसमें अगर हम आयुर्वेद में हम इसमें हरिद्रा, ये कंडोगन वगैरह, ये वर्ण्यगन वगैरह के जितने भी देते हैं ना, हरिद्रा खंड वगैरह हो गया, महामंजिष्ठादि वगैरह हो गया, उसमें बहुत मैजिक रिजल्ट आता है। मैंने फंगस वाले पेशेंट में ना, एक पेशेंट को ऐसे ही फंगस था, वो एस्परजिलोमा उसको था और लंग्स के अंदर, और वो पीजीआई से ट्रीटमेंट ले रहा था, उसको रिकवर नहीं होने में आ रहा था। मैंने उसको यही दिया, गंधक और कैसोर गूगल और ये महामंजिष्ठादि को, तो उसको बड़ा जल्दी रिलीव हुआ एकदम से ही। तो वो ये ग्रीनिश जो वाला म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह की हाँ केस म्यूको ये हाँ तब ये तब फंगस बहुत में डर होता है। डर के हमने ट्रीटमेंट किया था यहाँ पे, क्योंकि एकदम कंडीशन ऐसी थी। तो उस वक्त में हमें आयुर्वेद के साथ मतलब इतना शाश्वत और इतना प्योर रिजल्ट मिलता है ना, बिकॉज इट वाज वेरी टफ सिचुएशन। पेशेंट इतनी जल्दी लोअर रेस्पिरेटरी में चला जाता था। और गलती क्या होती थी सर, हम सिर्फ संप्राप्ति हो गई और आयुर्वेद दे, रिजल्ट आपको विद इन 5 डेज मिलता है। लेकिन जब एंटी फंगल चल रहा है, एंटीवायरल चल रहा है, जिसे बोलते हैं कि इंजेक्शन वगैरह दे दिए, उसके बाद में इतना ड्राई हो जाता था पूरा। एम्फोटेरिसिन भी है ना, इतना बहुत ज्यादा रुखसा करता ना, बात इतना ज्यादा बढ़ा देता है, फेफड़ा ही ड्राई कर इतने देता है। एंटीवायरल इंजेक्शन गए, वो पेशेंट किस वजह से गए, सिर्फ जो सर बताते हैं ना, शयद, शतज और उसके बाद में धातु लीना अवस्था, क्योंकि पेशेंट रिवाइव ही नहीं हो पाता था। मेरी एक ऐसी केस थी, मैं बताऊंगी कभी, इतना अच्छा हमने रिवाइव किया था। उसका कफ जो है वो सिर्फ उसके गले के वहां पे अटका था, वो ट्रकेस्टोमी करना चाहते थे, और मैं उनको इनहेलेशन वगैरह देके जो भी है वहां से खुद ब खुद वो निकल रहा था। उन्होंने एयरवे बंद कर दिया और विद इन 4 आवर्स वो पेशेंट चला गया था सर। वो कोल्हापुर से इमरजेंसी में आया था, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर, और इसके साथ में मैंने अराउंड अबाउट 23 HRCD से मैंने रिकवर किया था। और सिर्फ लास्ट स्टेज की जब मतलब उसका, क्योंकि उन्होंने इतने सारे डी डाइमर, हमने 1000 से मैंने डी डाइमर मतलब 40 और 20 तक लेके आया था। तो ऐसे उस वक्त में बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, मतलब अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी में पेशेंट जब जाता है और जब एंटीवायरल इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो संप्राप्ति कैसे इमीडिएटली छिन्न विच्छिन्न हो जाती है, पेशेंट रिकवर ही नहीं कर पाता है। तो इट वाज वेरी डेंजर फेज इनटू व्हेन वी वर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स इनटू पुणे। और सारा झगड़ा ये होता था कि हम जो संप्राप्ति लगा के दवाई दे रहे हैं उसके लिए जगह ही नहीं मिलता था, क्योंकि इतने हेवी इंजेक्शंस दिए जाते थे, टोक्लमेज़ाइड, उसके बाद में ये सारी चीज, और सारी सिक्रीशंस ड्राई हो जाती थी उसके बाद में। तो फिर कफ का विलयन ही नहीं होगा तो बाहर कैसे निकलेगा, और फिर लंग्स पूरा इन्फिल्ट्रेशन, फाइब्रोसिस और लंग्स की जो भी संप्राप्ति वो बढ़ती थी। ये सारा देखने को मैं से इंस्टेंट विद इन 24 आवर्स 72 आवर्स में देखने को मिलता था पेशेंट कैसे पहुंचे। बट वी वर अनेबल टू, जहां हमें परमिशन मिलता है वहां पे मिल जाता है, लेकिन जहां नहीं मिलता आप कुछ नहीं कर पाते। मैम आयुर्वेद कितना महान है, देखो हम ना एलोपैथिक में म्यूकोलाइटिक एजेंट एलाइल, सिस्टीन, ब्रोमैक्सिन वगैरह कितना यूज करते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और हम ना टंकन से, मैं सोचता हूँ टंकन से पूरा तकड़ा कोई वो नहीं है, म्यूकोलाइटिक एजेंट नहीं है। सैंधव, हम लोकली भी सैंधव लवण और मधु का या ऑयल का लेप करते हैं ना चेस्ट पे, आप एक बार लगा दो, अगले दिन पेशेंट को फील ही नहीं होगा मुझे कफ आ रही है, मतलब इतना आसानी से कफ निकलेगा। टंकन से तो ऊपर मैं मानता नहीं हूँ, टंकन थोड़ा सा दिया और पश्चात विशोषयति, वो टिपिकल लक्षण दिखता है। छोटे बच्चों में ना, जैसे हमारी जो माता बुजुर्ग औरतें थी ना, तो छोटे बच्चों में क्या करती थी मैम, वो सुहागा किसी सुनार से लेके तो एक थोड़ा सा चटा देती थी जैसे कफ। और आजकल तो इतना लिवोसाल्बिटोल दे रहे हैं, नेबुलाइज करा रहे हैं, क्या मतलब बच्चों की ऐसी तैसी कर देते हैं। और फिर पूरा का पूरा वो उसका 2-4 साल में इतना परिणाम देखने को मिलता है, उसको स्किन डिजीज ही नहीं जाती।
और उसका यही हेतु आता है, इसने बचपन में सबसे ज्यादा Steroids नेबुलाइज लिए। करवाया। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। वातिक कास ये पढ़ते हैं। अभी आप लोग वातिक कास के लक्षण देखिए और सुनिए, और फिर मुझे भी बताइएगा क्या आप लोगों का अनुभव है। वातिक कास के लक्षण बता रहे हैं कि हृदशंख मूर्धोदर पार्श्वशूली शामानन क्षीण बल स्वरजः प्रसक्त वेगस्तु समीरणेन भिन्न स्वरः कासति शुष्कमेव। इतना बढ़िया बता रहे हैं, और ऐसे ही पेशेंट आते हैं। उन लोगों का कितना कीन ऑब्जर्वेशन है आचार्य लोगों का। आप तो लोग हैं, ये जो भी बताते हैं एकदम सही सही बताते हैं, और ये त्रिकाल बाधित सत्य होता है। भूत भविष्य वर्तमान हर समय ये सच रहता है। कभी भी मतलब हम लोग बदल जाएंगे इस दुनिया में, हम रहे या ना रहे, लेकिन ये बातें कभी भी बदलने वाली नहीं है। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि वातज खांसी में हृदय प्रदेश, शंख, मस्तक, पेट और पसवाड़ों में पीड़ा होती रहती है। हृदशंख मूर्धोदर पार्श्वशूली मुख वायु के कारण बार बार सूखता रहता है। शामानना ऐसा बता रहे हैं। मनुष्य का बल घट जाता है। क्षीण बल स्वरौजहा बल घट जाता है, आवाज बैठ जाती है। स्वरौजहा प्रसक्त वेगस्तु समीरणेन एक बार उठा हुआ खांसी जो रहता है कितना ही देर तक चलता रहता है। फिर बोल रहे हैं भिन्न स्वर कासती शुष्कमेव, मतलब खांसते खांसते मनुष्य की आवाज बैठ जाती है। भिन्न स्वर खांसी बिल्कुल सूखी उठती है, उसमें कफ पित्त आदि कुछ नहीं निकलता है, सूखी खांसी ही उठती है, एकदम ड्राई कफ होता है और कंटिन्यू आते रहता है, कंटिन्यू खांसी 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 रहता है। और इसमें टीकाकार बोलते हैं वातिक कास स्वरूप महा हृत इत्यादि, मतलब हृत आदि से इन्होंने वातिक कास के बारे में बता रहे हैं। शंखो ललाटक देश है, मतलब शंख मतलब जो टेम्पोरल रीजन रहता है, मस्तक के पार्श्ववर्ती कनपट्टी के ऊपर के भाग को शंख प्रदेश कहते हैं। तो वहां पर इतना ज्यादा वेदना होने लगता है, इतना ज्यादा वहां पे उसका इफेक्ट होता है। शामानना मतलब वायु के द्वारा शोषण कर लेने से व्यक्ति का मुख बार बार सूख जाता है। सामान्य शुष्क मुखः शुष्क मुखः वातेन शोषणात्, मतलब वायु की वजह से मुंह जो है बार बार सूखता जाता है। प्रसक्त वेगः सतत कास वेगः, मतलब खांसी निरंतर उठती जाती है। शुष्क मिति श्लेष्मादि निष्ठीवन रहितम, मतलब सूखी खांसी उठती है, उसके साथ कफ आदि कुछ भी नहीं होता है। ये वातिक कास के टिपिकल सिम्टम है। डॉक्टर अंजना मैम, आप कुछ बताएंगी? सूखी खांसी, वातिक कास के सिम्टम आपने देखे हैं? जी सर, एक्चुअली सर ये जनरली जो है वो दो तरह के लोगों में पाए जाते हैं कॉमनली। एक तो जब हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो समटाइम्स जो जैसे जैसे लगातार लगातार सतत वेग से जो है उनको खांसी आती रहती है, और धीरे 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 जो है वो कहते हैं ना होपिंग कफ में कन्वर्ट, जैसे वो लोग मानते हैं मॉडर्न साइड वाले। लेकिन अगर उसको स्पेसिफिक देखें तो उसका जो वेग होता है वो लगातार लगातार आता है, और इतना बच्चे खांसते हैं कि उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए बच्चों को आराम मिलता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे फिर खांसने लगते हैं। समटाइम्स इसमें कफ का भी जो है अनुबंध दिखाई पड़ने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जनरली क्या है कि इसमें वापस कास में यही बताया कि इसके जो वेग होते हैं बहुत तीव्र आते हैं और पीड़ा बहुत होती है पेशेंट को। वो बताता है कि मेरे को जो है स्पेशली जो अब सबसे पहले वो हाथ रखता है तो रिब्स के ये पे हाथ रखता है, सीने पे हाथ रखता है, पार्श्व जो शूल बता रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद अगर जैसे एजेड पर्सन होते हैं वो और अच्छे से जो है पेन वाली जो कंप्लेन होती है वो एजेड पर्सन ज्यादा अच्छे से बताते हैं। जो इसमें उन्होंने शास्त्रों में दिया है वो हृदय प्रदेश में, शंख प्रदेश में, सिर में, उदर में, और पार्श्व तो सबसे ज्यादा इसमें स्कोर होता है। और लगातार खांसते खांसते जैसे पेशेंट का चेहरा ही जैसे लगता है ना कि उसमें ओजहीनता हो गई है, और पेशेंट का लुक जो होता है वो एकदम थोड़ा डल हो जाता है। पेशेंट को इतना जबरदस्त खांसी आती है कि वो अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाता है। कंप्लेन करने आएगा, हमसे दवा लेने आएगा, लेकिन उसको इतने वेग आने लगते हैं, निरंतर वेग आने लगते हैं कि समटाइम्स सच में पेशेंट से कहा जाता है कि थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा आराम करो। तो वातज कास बहुत ही स्पेसिफिक कास है, जरा अवस्था में भी बहुत मिलती है पेशेंट को,
आप सुबह-सुबह लोग जो है उठे नहीं या बैठे नहीं या चलते-फिरते भी कहीं से आए या थोड़ा चल लिए तो ऐसे बात ले जाते हैं बात के तो पूरे शरीर में से रुक्षता भी हो जाती है। और क्योंकि शुष्कता ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ पर जनरली जो हम लोग चिकित्सा में मेन काम है कि स्नेहन चिकित्सा ही करना चाहिए। तो स्नेहन चिकित्सा के लिए भी हम लोग जनरली पिप्पली आदि घृत है या जो घर में मिल जाता है उस समय की पिप्पली के पाउडर में थोड़ा-सा हमने जो है घृत मिला के दिया या फिर अगर मैं कॉलेज से लिखना है या वहाँ पेशेंट आते हैं तो मेरा नेचर यही रहता है कि जैसे कंठकारी चूर्ण मिल जाता है या त्रिकटु चूर्ण मिल जाता है, पिप्पली चूर्ण मिल जाता है, उसको हम बताते हैं अगर आपके पास घर में घृत रखा है तो उसी के साथ इसको मिला के फिर खाइएगा और उसके बाद उसमें जो है जनरली अगर आप अभी जैसे सर बता ही रहे थे पवन सर कि हम तिल का तेल ले लेते हैं, सैंधव नमक ले लेते हैं, उससे भी अगर हम पार्श्व पर मालिश करते हैं, दिशेरे में मालिश करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा जो दाढ़ीम दाढ़ीम का भी यहाँ अच्छा रोल बताया है तो दाढ़ीम चूर्ण है या दाढ़ी मस्तक चूर्ण है या दाढ़ी मस्तक घृत है तो यहाँ पर उसका भी उपयोग आया है और मैं कहीं पढ़ रही थी सर तो हमारे एक सर थे तो वो थोड़ा बकुल बकुल के जो तक होती थी उसका क्वाथी बनाते थे और उसके क्वाथ में वो थोड़ा सा घृत डाल के उसको पिलवा देते थे जैसे आधा कप एक कप क्वाथ बना के 2 चम्मच घृत मिला के आप पियोगे तो बकुल का रोल अच्छा बताया है इसी प्रकार दाड़िम का भी अच्छा बताया है तो दाड़िम का तो मिल जाता है इस समय दाड़िम दाड़िम मस्तक चूर्ण मिल जाता है या दाड़िम का जो है घृत भी मिल जाता है तो ये जनरली हमारे उसमें रहता है बाकी मधुष्टि चूर्ण तालिशादी चूर्ण ये कॉमनली हम लोग यूज करते हैं इसमें जी सर जी सर एक ही पूछना था ये ओज का लक्षण क्यों है ओजक क्षीणता का जब वातिक है कास्ते ओज का नहीं बोले, सोराजा सोराजा बोल रहे हैं कि आवाज बैठ जाती है। क्षीण ओजहा मतलब मनुष्य का, बताया ना देख हाँ मनुष्य का जो स्वर है ना वो क्षीण हो जाता है, ओज भी क्षीण होता है, नष्ट नहीं होता। ओज नष्ट हो गया तो इंसान मर जाएगा, ओज क्षीण हो जाता है। इतना खासियत है, इतना खासियत है, उसका इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाता है ना, सब क्षीण हो जाता है उसमें, खांस खांस के। प्राणवायु की भी संप्राप्ति मैडम इसमें आई है ना और जहाँ प्राणवायु की संप्राप्ति आई है वहां पे आप प्राणायतन की बात करोगे जैसे अगर आप उससे कोरिलेट करना चाहते हो ओज वाला मार्ग को तो नेचुरल सी बात होती है कि आप ये बताते ही हैं ना अगर आप संप्राप्ति पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जैसे जो हमारी अपान वायु है वो भी जो है बीमार गमन हुआ है और प्राण वायु का भी बीमार गमन हुआ है और उदान 3 वायु के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है और जो वो प्रदेश है ना वो प्राण स्रोतस का ही पूरा प्रदेश है ना तो जहाँ प्राण आयतन है जहाँ प्राण निवास करते हैं अगर वहां पे ही संप्राप्ति जो है दोष से समुचना हो रही है तो ओज से तो मिलना ही मिलना है ओज का जो मेन बताया गया है कि ओज प्राण आयतन अगर हमारे सब कुछ स्वस्थ रहते हैं तो फिर ओज की वृद्धि होती है अगर तो प्राण में श्रोता जैसी जगह पे अगर हमारी दोष से समुचना बन रही है तो कहीं ना कहीं तो औज के 6 और औज के 6 के लक्षण पड़ेंगे तो भी इसमें इस तरह का लक्षण बताया गया लानिता आ रही है फेस पे कोई भी पेशेंट लगातार कंटिन्यूशन में खांसेगा तो लुक वाइज तो वो क्षीण हो ही जाएगा उसकी वो जो एक कहते हैं ना जो चेहरे पे जो एक कांति होती है वो नहीं रह पाएगी तो अगर आप कोरिलेशन करेंगे तो उन्होंने तो बस एक बात बोल दी कि स्वर बल जो ओजसा लेकिन ये एक सर की बात दोनों तरफ से सही है कि जो स्वर भी क्षय हो रहा है बल भी क्षय हो रहा है और जहाँ बल का क्षय हो रहा है वहाँ ओज का क्षय हो रहा है जी सर इससे एलर्जी कब से भी कंपेयर कर सकते हैं क्या हम एलर्जिक तो कफज की तरफ ज्यादा जाता है ना। तो सर लेकिन ये ड्राई कफ होता है सर उसमें अगर सिट्राजिन वगैरह हाँ दो तो आराम हाँ मिलता है सर पेशेंट को हाँ इसलिए मैंने कहा कि इसे क्या कहते हैं बात एलर्जिक वाला तो हम आगंतुक टाइप का मान सकते हैं ना कि आगंतुक कारणों की वजह से हो रहा है। जी सर जी और आकांक्षा मैम आप कुछ नहीं बोलेंगी क्या आज? आकांक्षा मैम शायद काम कर रही है, खाना बना रही है। जी सर सर बच्चों को समस्या दी सर मैम ने सबने बहुत अच्छा बताया है सर वापस शास्त्र में जैसे मैम ने बताया ना गाड़ी मकसद इवन
इसका श्रीखंड लेने से भी सर कम होते हुए देखा है मैंने, क्योंकि मधुरम में लवण में इसका रस होता है और कहीं ना कहीं वापस साज में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ऐसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है सर। तो जैसे गाड़ी मास्टर है तो कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करता है, ऐसा मुझे लगता है। इससे आपका क्या व्यू है सर? जी हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर, इस पे क्या व्यू है आपका? क्या? इस पे आपका क्या व्यू है? आप फिर से बोलिए, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सर, मैंने बोला कि मैंने वापस क्लास में ना श्रीखंड का भी बड़ा अच्छा रोल देखा है, तो इससे आपका क्या है? क्योंकि श्रीखंड मधुरम में खाने से लवण। अच्छा फायदा होता है ना, वहाँ स्नेहन होना जी चाहिए। स्नेहन जी किसी भी सर। तरह और से स्नेहन होना मधुरम चाहिए। में जी 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 बिल्कुल जो सर। भी चीज इसलिए तो स्नेहन कर मैंने रहा है देखा तो था। उसे, हाँ, जी सर, बताइए। क्या है, दही तो होता नहीं है, श्रीखंड में प्रोसेसिंग कर देते हैं ना, वो पूरा ऊपर का गाढ़ा गाढ़ा भाग। तो जी स्नेहन होना वहां पर्पज है। स्नेहन हो गया तो वो रुक्षता कम हो रहा है किसी भी तरह से, तो वहां फायदा हो गई। और उसका अम्ल गुण भी वहाँ पे कार्य करता होगा ना सर, क्योंकि मधुरम में अम्ल लवण गुण है जो है तो वो अम्ल कफ को बढ़ाता है, कफ को बैलेंस करता है। कफ बैलेंस हो गया तो रुक्षता अपने आप कम हो जाएगी। जी सर, ओके हाँ। सर। और बाकी सर मतलब और ऐसे श्रीखंड में तो बहुत इलायची और मिश्री वगैरह सब डाला जाता है, तो वो सब वायु को, रहता है। हाँ, तो वो वायु को शमन कर देगा। लेकिन ये सिर्फ वातिक कस में काम आएगा, अगर गलती से हाँ, भी सिर्फ वात बात कफज हुआ उसका। हाँ, वात नहीं कफज नहीं, हुआ तो सिर्फ ये बात है। बढ़ाएगा। हाँ, वही। हाँ, उसमें मैडम क्योंकि आवाज भी रहती है, किसी ग्रंटिंग आवाज भी रहती है। हाँ, मतलब एकदम जो अभी हमने वाटिक कास्ट करा है ना, इसके जो लक्षण है उसमें हम कर सकते हैं। और एलर्जिक वगैरह जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम पित्त का भी थोड़ा सा देखते हुए अगर हम उसमें सेहन के रूप में जो भी ऑयल वगैरह रहता है ये सब करते हैं, क्योंकि रुक्षता ज्यादा रहती है और कहीं ना कहीं पित्त का भी हम अगर दोष के बारे में विचार करते हैं तो ऐसे एलर्जिक राइनाइटिस के केस में, क्योंकि इसलिए हम लोग देखते हैं कि उसमें ग्रोथ हो जाता है। और ऐसे बहुत अच्छा उन लोगों का एलर्जी वगैरह जो भी रहते हैं इसको हम यूज करते हैं तो तुरंत इसका ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पित्त पे भी हमको अगर हम विचार करते हैं तो एलर्जिक जो हमारे जो ऐसी वापस पास होती है एलर्जी की वजह से उसमें हमको अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। और सर बहुत सारे लोग ना जिसको जैसे नजला बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि नाक का पानी जो प्रतीक्षाएं में होता है ना उसको बार बार इनहेल कर लेते हैं, मतलब नाक से पानी पूरी तरह से आ भी नहीं पाता और उसको अंदर ही अंदर वो इनहेल करते रहते हैं, तो उसके कारण भी एकदम ये एलर्जी की तरह एकदम पर्टिकुलर वापस सांस रहता है उनके उनमें मैंने देखा है कि उनकी अगर हिस्ट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक मतलब क्रॉनिक प्रतिशाई की हिस्ट्री रहती है जो उनको रहती होती है और फिर वो हमेशा वो जो गले से पानी आना होता है या नाक से पानी आता है उसको हमेशा इनहेल कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी इरिटेबिलिटी बहुत देखने के लिए मिलती है और वहाँ पे भी वापस कास्ट के लक्षण उनको मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट में सर जब नशे करते हैं ना तो वहाँ पे जैसे रुक्षता वगैरह कम होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत एकदम शुष्कता हो जाती है, तो नशे का बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो तुरंत मतलब 1 हफ्ते के नशे में उनका जितना भी क्रॉनिक वापस कास्ट है वो सब इसमें आराम मिल जाता है। तो सर अभी जो मुझको याद है वो मैंने अभी बताया सर। अभी तो गव्हाचं मैं पीठ जे चुरणार आहात ना ह्याचा पराठा करायचा, डॉक्टर लता मैम, नाही चुरायचं गव्हाचं। जी थैंक यू सर। ठीक है, आपको थैंक यू। अगर आपको कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं पित्तज कास्ट में जाता हूँ। डॉक्टर माधुरी जाधव मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? सर गुड मॉर्निंग सर, सभी को हाँ। गुड मॉर्निंग सर। वातिकास में तो मैं मोस्टली ओल्ड पेशेंट में ने ज्यादा देखा है जहाँ रुक्षता उनमें बड़ी रहती है और उनको मैं ज्यादा से ज्यादा तिल तेल या बोलते हैं ना महानारायण तेल ऐसे पीने को बोलती हूँ तो वो कम हो जाता है सर। और कितना मात्रा में देती हैं आप? मैं 2 या 3 चम्मच ऐसे बोलती हूँ, थोड़ा गर्म करके पीने हाँ, ऐसे। बराबर बराबर। फिर ना बहुत आराम मिलता है उनको और छाती पे भी लगाने को। और एरंड तेल रात को बोलते हैं ना पीने के लिए ताकि उनका कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी नहीं हो तो भी एरंड तेल बोलते हैं ना वातावरण में जरा स्निग्धता लाएगा, इसलिए तो उससे आराम होता है। जी, आप लोग भी तेल पीने के लिए दीजिएगा, तिल तेल या नारियल तेल, तो वातिक कास्ट में बहुत अच्छा फायदा होता है। सर मैं स्टेटस अस्थमाटिकस के केस में महानारायण तेल और कभी अगर रहा तो थोड़ा सा सैंधव मिश्रण करके बोलती हूँ, तो वो सही है क्या? क्योंकि मैंने ऐसे हाँ। कुछ केसेस का लिटरली जहाँ पे सिग्नेचर लिया और
कि नथिंग, मतलब लिटरली उसका सारा चीज बंद करके, डेरिफालिन वगैरह बंद करके दिया गया। हाँ और अच्छा नारायण पीरियड होना चाहिए बस। ठीक है। और वार्तिक का इसमें ना हम लोग ना मात्रा बस्ती भी देते हैं ना, तो बहुत अच्छा वो फायदा करता है, रिफ्लेक्स आना कम हो जाता है मात्रा बस्ती कोई भी तेल का। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बताएंगी वार्तिक कास के सिम्टम्स और कुछ आपका अनुभव? जी मुझे वार्तिक कास हुआ और मैं वही ट्रीट ही कर रही हूँ और आवाज मेरी आप सुन ही रहे हो। और रात में मुझे बिल्कुल खांसी नहीं आई। सुबह मैंने अच्छे से तिल तेल और सेंधव से मालिश करके और स्टीम लिया। उसके बाद मेरा कफ निकल गया और अभी बेटर लग रहा है। आवाज भी शायद ठीक हो जाएगी, अभी बुलेट ही लूंगी थोड़ी। आपको ऐसे ही सिम्टम आ रहे थे क्या वार्तिक कास के? जी बोल नहीं रही थी इसलिए क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। वो वैद्य जी खुद ही जो है अपने ऊपर सोच रहे हैं ये हो रहा है। जी। और आप अभी क्या पार्क में पूजा कर रही हैं? मतलब नहीं नहीं अभी पार्क में नहीं जा रही मैं। अभी बस 5 मिनट बाद जाऊंगी पार्क में। अच्छा। आज माधव निदान ये करके, क्योंकि मुझे बीच बीच में हरिद्रा और ये एरंड तेल मैंने अभी ही लिया है गर्म पानी के साथ, और हरिद्रा ली है थोड़ी, तो ये सब लेना था मुझे। और पार्क में तो मैं सब लेके तभी जाती हूँ फिर बाद। देखिए ये मैम ने पूरा आयुर्वेद को अंदर पूरा आत्मसात कर लिए हैं। ये हर समय कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक ही करती हैं, एलोपैथिक नहीं लेती हैं। मेरे पास एरंड सुकुमारम रखा हुआ था तो मैंने वो लिया साथ में हरिद्रा। सुबह मैंने काफी सारा निकाल दिया था और आवाज बेटर है। खांसी रात भर बिल्कुल नहीं आई, बहुत आराम से सोई। और ये हेतु क्या था? आपने आइसक्रीम खाया था क्या? कुछ तो नहीं खाया वैसे होगा। मेरा जो एक्चुअली जब भी स्थान परिवर्तन होना तो जो पुराना पिया हुआ पानी जब पच जाए तो नए शहर का पानी पीना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो मेरी जो पानी की बोतल थी वो गाड़ी में रह गई और मैं जिस स्थान पे गई, मतलब कानपुर से आगरा, तो वहां मैं पीती हूँ, मतलब बॉइल्ड वाटर पीती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर का। तो वहां मैंने पानी पिया, उसके बाद मुझे ऐसे हुआ। तो आप आगरा गई तो मिनल मैम के घर, इसलिए हाँ, आगरा गई तो मिनल मैम के घर का पानी पी मैं लेती, वहां जाती। नहीं जाती, मैं अगली बार जरूर जाऊंगी। मैं जा नहीं सकती थी इसीलिए मैंने कॉल भी नहीं किया, पर मैंने की हुई है मैडम से कि मैं एक बार आऊंगी जरूर। जी। यस मैम, ये तो बहुत गलत किया आपने, आगरा आके आप मेरे पास नहीं आए। आपने मुझे कॉल किया होता मैं खुद आती। नहीं मैं स्पेशली मैम आपके आऊंगी और फिर हम लोग आयुष दत्त पे फोटो डालेंगे अपनी। जी यस मैम, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं जरूर आऊंगी आपके घर आप आना। ठीक है डॉक्टर, आप वंदना मैम जल्दी ठीक हो जाइए। डॉक्टर जी। नवजोत कौर मैम, आप कुछ बोलेंगी क्या? नवजोत कौर मैम। हाँ जी जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम आप सभी को। सर मैं ये बताना चाह रही हूँ, सुन भी रही हूँ सारा कुछ सर। मेरे को खुद को एलर्जिक कफ रहता है। तो जैसे आजकल 15-20 दिन से ऐसे है कि सुबह छींके तो आती हैं बहुत ज्यादा, और कफ भी ऐसे है कि बस एक ही बार खांसी आती है तो अंदर से खूब बलगम निकलती है। बलगम जैसे ऐसे सलाइवा के जैसे, कोई थिक भी नहीं निकलती। तो बहुत परेशानी रहती, कई बार तो तो क्या सुबह उठने के हेतु बाद। क्या है कि आप एसी में रहती हैं फिर धूप में जाती हैं, फिर धूप से फिर नहीं एसी सर, में जाती एसी हैं? तो मैं बिल्कुल ही नहीं, 2-3 साल से बिल्कुल नहीं, रात को भी नहीं एसी ऑन करती, दिन में तो बिल्कुल ही नहीं। ये सर हेतु यही है कि बहुत पहले का ये प्रतिशाय की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे अब करके मेडिसिन, पहले बीच में मैंने काफी साल पहले जीवा से ली थी, 2 साल ठीक रहा उसके बाद तो। बट अब ये ऐसे ही चलता है, मतलब एलर्जिक कास आप तो क्या है ठंडा सर। पानी पीती हैं क्या? नहीं क्या? सर, पानी भी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मटके का भी नहीं पिया जाता मेरे से आजकल, तो बिल्कुल ही नॉर्मल पीती हूँ जो। नहीं, कुछ ना कुछ तो हेतु होगा जो प्रतिशाय हो रहा है। प्रतिशाय कासस संजायते हैं। मानस मानस भी है सर, क्योंकि मैम काफी स्ट्रेस में रही है, तो उसमें सर उन्होंने अपने हर खान पान का ध्यान नहीं रखा होगा। एवरी ईयर ही होता है ये, मतलब अप्रैल से शुरू हो जाता है मेरे को ये। और बीच में मैं होम्योपैथी लेती रहती थी, बट काफी साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले। अब नहीं ले रही हूँ कुछ भी, सितोप्लादी वगैरह ऐसा लेती रहती हूँ। पर ये कंडीशन मेरी परसिस्ट करती रहती है सर, अपने आप ही कुछ मौसम चेंज हुए कुछ हुए तो ठीक होती है। मतलब कई बार तो मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाती हूँ इस वजह से।
मेरे को मैम खुद बॉडी मैम बॉडी मैम आप क्लीनिंग करनी कंटकारी है अपने आप को। कंटकारी Yes. अवलेहम और एक अनुलोमन रेगुलर लीजिए ना, अगर वो स्पेसिफिक अप्रैल और इसमें हो रहा है तो आपका हाँ कुछ जी ना कुछ उस वक्त में प्रकृति के हिसाब से हेतु होता होगा। और इसमें आप मानस हेतु को भी दूर मत करिए, क्योंकि मानस हेतु भी ऐड होता है ना, तो वातिश का जो एलर्जिक राइनाइटिस या राइनोरिया है ये ऐड हो हाँ जी। जाता है। तो आप नहीं, कंटकारी मानस अवलेहम, हेतु तो हो ही जाते हैं, वो मैं मान हाँ सकती हूँ जब कोई अदरवाइज बाकी। हाँ तो वही मैंने बोला, क्योंकि ऐसे हेतु हम जो हर बार ऐसे कफ कर की कुछ खाते हैं या वातिक, तो ये कुछ ऐसे हेतु होते होंगे आपके इसमें, मुझे ऐसे लगता है। और दूसरा चीज, अगर आप कंटकारी अवलेहम या फिर कोई अच्छा रसायन कंटिन्यू रखिए और एक अनुलोमन रेगुलर रखेंगे ना, तो आप इसमें से निकल आएंगे मैम। एलर्जिक जैसे अभी तो मैं महीने से स्वामला ले रही हूँ, स्वामला कंपाउंड, वो भी मामला ले रही हूँ। रसायन काम करेगा मैम। आप वासा या कंटकारी युक्त अगर कोई चीज जो अपर रेस्पिरेटरी को सपोर्ट करे ऐसे लीजिए आप। ठीक है मैम। हेतु तो नवजोत कौर मैम, हाँ जी सर। हेतु तो पंजाबियों का अच्छे से समझ में आता है। सर्दियों में कफ वर्धक आहार ज्यादा लेते हैं, अब वो कफ प्रकोप होकर बॉडी क्लीन तो करेगी ना कहीं ना कहीं, तो फिर मौसम चेंज होने पे जैसे बॉडी को धूप लगेगी तो वो पिघलेगा तो बाहर तो निकलेगा ही। हाँ जी सर, ये भी है, पर काफी मैं करती हूँ सर, ध्यान तो काफी रखती हूँ, बट फिर भी अब सर्दियों में हम लोग क्या पिन्नियां खा ली और कुछ खा लिया, ये चलता ही रहता है हमारा सर्दियों में। सर मैंने काफी कम की है ये पिनिया पुनिया 2-4 साल से। मतलब मैं बहुत खाती थी पहले, बहुत मतलब अच्छी लगती थी, बट अब मेरे को जो जो ये थोड़ा लगने लगा कि ये चीजें कम करूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो ही जाता है, मतलब खान पीन का लस्सी और हेवी डाइट मैम, नॉनवेज लस्सी और घी का खाना। नहीं, घी नॉनवेज तो लेती नहीं, लस्सी अब यही जो तक हम दही का बनाते हैं वही लेती हूँ। घी भी थोड़ा घी तो डालती हूँ, मतलब पहले नहीं कम था, अब ज्यादा लेते हैं। अब क्या नहीं लेना चाहिए देसी घी? कुछ ना कुछ ऐसे हेतु, आप देसी घी वगैरह लेना चाहिए, लेकिन आपका जो ये बता रही है ना एलर्जिक जो टेंडेंसी है, हाँ जी मैम, मैं खुद उसके लिए भी सोचती हूँ कि क्या कॉज क्या है मेरे को, मतलब अभी तक मैं रूट कॉज तक पहुंच नहीं पा रही हूँ कि क्या कारण है, कि क्यों नहीं मेरे को ये इसमें रिलीफ क्यों नहीं मिलता। मतलब बीच में ना 5-6 या साल तो पहले पानी ज्यादा पीती होंगी आप। सर पहले पीती थी, जैसे मैं 3 बॉटल भर के रख लेती थी रेगुलर, तो होता था कि रात तक खत्म करनी है, बट अब नहीं पीती हूँ। अब 1.5 साल से ऐसे नहीं करती हूँ, जब तो वो प्यास लगे शुरुआत वहां से शुरू हो गया है ना, वही अभी तक साफ नहीं हुआ। आपको वमन कर देना चाहिए, वमन से स्रोत शुद्ध करना चाहिए। हाँ जी सर, यही मेरे को अब ख्याल आ रहा था कि क्या मैं वमन कर लूं, मतलब हाँ अभी कर इन लीजिए, दिनों। कर लीजिए। तो सर ऐसे ही मतलब क्या, थोड़ा मुझे बताइए, मैंने कभी किया नहीं। अभी आप अष्टांग हृदय के सेशन में आइए तो फिर। हाँ जी ठीक है। हाँ अभी हम सेशन बंद करते हैं। मैं आऊं कि आप लोग पढ़ लेंगे अष्टांग हृदय वाले सेशन में? मैं जाऊं क्या, मतलब आप लोग पढ़ लेंगे क्या? सर आप सर आपके चाहिए बगैर ठीक है फिर मैं आता हूँ। आप अभी आइए थोड़ा सेशंस ही नहीं होती। ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रेक लेके फिर मिलते हैं अष्टांग हृदय के सेशन में। प्रणाम सभी लोग को।